हेलो, करें स्टार्ट? चलो सुनो फिर। चलो, आपको सब्जेक्ट का पूरा नाम पता है? चलो बधाई हो। ठीक है, सिलेबस की जानकारी आपको अच्छे से होगी, पेपर देकर आए होंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। 44 मार्क्स का आता है आपको क्या? MCQ और करेक्ट इनकरेक्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा धोखा तो यही हो रहा है बेटा। हमें लगता था कि 44 में से 30 तो यहीं से आ जाएंगे या 35 तो यहीं से आ जाएंगे, 5 और चाहिए, वो 5 नहीं आ पा रहे, पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है। ये आता है पूरा सब्जेक्टिव पोर्शन। ठीक है, अपन केवल ये पढ़ने वाले हैं बेटा, अपन केवल ये पढ़ने वाले हैं। 56 मार्क्स, मतलब एक तरीके से कंटेंट तो पूरा यही है, इसी में से ये कुछ बनने वाला है, कंटेंट तो वही रहेगा ना। तो MCQ भी उसी में से आना है और करेक्ट इनकरेक्ट भी उसी में से आना है। ठीक है, चलो अपन कहां से स्टार्ट करते हैं? अपन स्टार्ट करते हैं कि ऑडिट क्या है एक्चुअली, डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। कौन बताने वाला है? हाँ, अभिजीत के अलावा कोई और बताओ, कौन बताना चाहेगा डेफिनेशन ऑफ ऑडिट? अरे बोलो यार, ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो यार? डेफिनेशन तो पूछा है, कोई नहीं? कमाल करते हो यार, तुम बताना नहीं चाहते मुझे, बस और कुछ नहीं है। चलो सुनो, स्टार्ट करना मेरे साथ ही लिखना है ना, जब मुझे समझाऊंगा तो बता दूंगा आपको, तब रुकना है आपको, है ना। इट इज एन, हाँ आ रहा है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑफ एनी एंटिटी, irrespective of its size or legal form। फिर when such an, रुको whether profit oriented or not, irrespective of its size or क्या legal form। when such an examination is conducted with a view to express
एन ओपिनियन देयर ऑन, तो इससे बोलते हैं ऑडिट। इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ financial information of any entity whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon। ठीक है, अब समझते हैं इसमें लिखा क्या है। हो गया लिखना? चलो सुनो, सबसे पहला शब्द यूज हुआ है इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। मतलब ऑडिट कौन करेगा? कोई इंडिपेंडेंट पर्सन ही ऑडिट करेगा। ठीक है, आप सोच कर देखो, जैसे मान लो एक कंपनी होती है, उसमें पैसा कौन लगाता है? कोई कंपनी, उसमें पैसा कौन लगाता है? शेयर होल्डर्स लगाते हैं। ठीक है, और उस कंपनी को चलाता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोलो, तो डायरेक्टर्स लोग कंपनी को चला रहे जबकि पैसा किसी और का है, तो इसमें क्या संभावना है कि डायरेक्टर्स लोग कुछ गलत कर सकते हैं? हो सकता है पैसे का मिसयूज करें, चोरी करें, कुछ गड़बड़ करें। तो इसको रोकने के लिए शेयर होल्डर चाहेंगे कि यार कोई चेकिंग करने वाला हो। तो चेकिंग करने वाला कौन होना चाहिए? क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से ही किसी को रख दें? चलेगा क्या ऐसा? नहीं। तो कौन होना चाहिए? कोई बाहर वाला व्यक्ति होना चाहिए, कोई इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, तभी तो सही से एग्जामिनेशन होगा। नहीं तो डायरेक्टर्स लोग से बोलेंगे तुम ही चेक कर लो, तो वो तो कहेंगे कि सब सही है। जैसे तुम्हारी कॉपी तुमसे ही चेक करने को बोलते हैं तो चलेगा। तो क्या करते? वो किसी इंडिपेंडेंट पर्सन से चेक करवाती ना, जिसका आपसे कोई रिलेशन नहीं है। तो पहली बात बेटा, ऑडिट क्या है? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, स्वतंत्र जांच। ठीक है, किसकी? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब क्या हुआ? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब ऑडिटर केवल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही चेक करने आता है। मतलब क्या ऑडिटर ऐसे बोलेगा क्यों ये आपने 16 लेबर क्यों लगा के रखे, 15 में भी तो काम चल जाता? क्यों आपने ये फलाना ठिकाना कंपनी की मशीन क्यों लगाई है? आपको वो वाली ब्रांड की मशीन लगानी थी ना, समझ रहे हो? क्यों आपने ये जो कार यूज बिजनेस के लिए खरीदी, ये वाला कार इसी वाली ब्रांड का क्यों, दूसरा कार क्यों नहीं है? ये सब नहीं पूछना है आपको केवल क्या चेक करना है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आप ऐसे भी कह सकते हो बेटा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना। एक तरीके से क्या चेक करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट, P&L और कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, मतलब ये सब आपको चेक करना है, अदर चीजों से आपको मतलब नहीं है। केवल कौन सी वाली इंफॉर्मेशन से मतलब है? फाइनेंशियल वाली इंफॉर्मेशन से मतलब है। ठीक है, सो इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, और आगे क्या लिखा है? ऑफ एनी एंटिटी। मतलब क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ता कि एंटिटी कौन सी है। मतलब प्रॉफिट कमाने वाली एंटिटी है या फिर एनपीओ सेक्शन 8 कंपनी सुना होगा आपने, सेक्शन 8 वाली कंपनी है या कोई अदर कंपनी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑडिट सबके लिए ऑडिट ही है। सो ऑफ एनी एंटिटी, चाहे वो प्रॉफिट वाली हो और चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट वाली हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एंटिटी बड़ी है या छोटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है कि कंपनी है कि पार्टनरशिप फर्म है कि ट्रस्ट है कि बैंक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑडिट मतलब ऑडिट है ना। सो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। अब एनी एंटिटी मतलब चाहे वो प्रॉफिट वाली हो चाहे ना हो, साइज उसका कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लीगल फॉर्म कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और आगे क्या लिखा है? When such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon। क्या मतलब हुआ इसका? जब ऐसी जांच ओपिनियन देने के पर्पज से की जाती तो उसे क्या कहते हैं? हम ऑडिट। ध्यान रखो बेटा, हम केवल ओपिनियन देते हैं, हम क्या नहीं करते हैं? क्या नहीं करते हैं? हम एश्योरेंस नहीं देते हैं। ओपिनियन का क्या मतलब हुआ? हम एश्योरेंस ही तो देते हैं, हम आश्वासन देते हैं कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं। हम क्या नहीं देते? गारंटी की बात नहीं करते हम, समझ रहे हैं? हम गारंटी नहीं देते। मतलब हमने ऑडिट कर दिया, अब मान लो ऑडिट करने के बाद पता चला कि फ्रॉड हुआ है, तो ऑडिटर को जेल हो गई। बोले क्यों? बोले आपने कैसा ऑडिट करा कि ऑडिट में आपको फ्रॉड ही नहीं मिला।
तो वो क्या कहेगा? कहेगा मैंने अपनी ओपिनियन दी थी, मैंने अपने हिसाब से बताया था, जरूरी नहीं कि जो मैंने बोला है वो 100% करेक्ट हो। बोलो यारो। चलो एक बार पूरी डेफिनेशन को बोल के बताएंगे। क्या लिखा है? इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, when such an examination is conducted with a view to express opinion thereon, तो वो क्या कहलाता है? ऑडिट कहलाता है। ठीक है, बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत आपने ऑडिट जरूर सुन रखा होगा, है ना? ओके, और आगे बढ़ते हैं अपन। ये लिख लिया सभी ने? ओके, सेकेंड हेडिंग पर चलते हैं अपन। टाइप्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट के कितने टाइप होते हैं बताओगे? कितने टाइप होते हैं? 2। कौन कौन से? वॉलंटरी और स्टैट्यूटरी, है ना? या आप क्या बुला सकते हैं इसे? एक्सटर्नल, या आप बुला सकते हैं कंपलसरी, दो टाइप के ऑडिट है। कौन कौन से? वॉलंटरी और स्टैट्यूटरी। दोनों में अंतर क्या है? जैसा इंग्लिश का हिंदी करो वही मीनिंग निकलेगा जो निकलना चाहिए। वॉलंटरी ऑडिट का क्या मतलब होगा बताओ? ऑडिट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ। मतलब लॉ ने नहीं कहा कि आप ऑडिट करवाओ, नियम कानून नहीं कहते कि आप ऑडिट करो, आप खुद से करवा रहे हो, तो कौन सा हो गया? वॉलंटरी ऑडिट। बेटा ये केवल बेसिक हवाबाजी में नहीं बता रहा हूं, मैं आज जो भी पढ़ाऊंगा आप चेक कर लेना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो एग्जाम में ना आया हो। मैं आज जो भी पढ़ाऊंगा आप चेक करना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो एग्जाम में ना आया हो। वैसे भी कम दिनों का बैच है तो मैं वही बात करूंगा जो बहुत रेलिवेंट होगी, है ना? एकदम फालतू बातें नहीं होंगी। तो ऑब्वियसली यहां पर क्या लिखूंगा मैं? ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ। नियम कानून के हिसाब से ऑडिट करवाना कंपलसरी, तो कौन सा है ये? स्टैट्यूटरी है। स्टैट्यूटरी, स्टैच्यू मतलब क्या? एक तरीके से कानून। तो कानून कह रहा है कि ऑडिट करवाना पड़ेगा, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट या कंपलसरी है, कानून ने कहा कि ऑडिट करवाना ही पड़ेगा तो करवाना ही पड़ेगा, है ना? एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है, जैसे आपने कोई खुद का अकेले का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, क्या आपको ऑडिट करवाना कंपलसरी है? नहीं है कंपलसरी। पार्टनरशिप फर्म, जैसे हमारी एकेडमी है, एक पार्टनरशिप फर्म है सपोज, क्या हमको ऑडिट करवाना कंपलसरी है? नहीं है। फिर भी हम ऑडिट करवाएंगे तो कौन सा ऑडिट कहलाएगा? वॉलंटरी ऑडिट कहलाएगा। हम फिर क्यों करवाएंगे? जब कानून कहता है कि ऑडिट नहीं करवाना, तो फिर भी हम क्यों करवाएंगे? क्योंकि ऑडिट करवाने के कुछ फायदे होते हैं, इसलिए हम ऑडिट करवाएंगे, है ना? यहां पर क्या बोलेंगे? बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं बेटा जो कहते हैं कि आपको ऑडिट करवाना ही पड़ेगा, है ना? वो कौन से हैं बताता हूं आपको। ट्रस्ट एक्ट 1882 है, जो कहता है कि ट्रस्ट को तो ऑडिट करवाना पड़ेगा। अगर आपको एग्जम्पशन चाहिए है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, ठीक है? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 कहता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को तो ऑडिट करवाना पड़ेगा, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 कहता है कि आपको ऑडिट करवानी पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को ऑडिट करवाना पड़ेगा, ठीक है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपको पता है ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ सकता है क्या?
2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका। बोले बताओ वो कौन कौन से एक्ट हैं जो कहते हैं ऑडिट करवानी पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ऐसा मत सोचना कि आ सकता है, आ चुका 2-3 बार तो बेटा। ठीक है, कौन सा है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है कि कुछ सर्टेन एंटिटीज को ऑडिट करवाना पड़ेगा। आपने टैक्स ऑडिट सुना होगा, 44AB सुना है? क्या सबको करवाना पड़ता है? नहीं, एक लिमिट है टर्नओवर की, वो लिमिट क्रॉस होगा तो ही आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, है ना? अच्छा, वो लिमिट क्रॉस होगा तो क्या करवानी पड़ेगा? हाँ, करवानी पड़ेगा फिर, है ना? ऐसा। इसके अलावा कॉरपोरेशंस सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कुछ कॉरपोरेशंस होते हैं जो अलग से पार्लियामेंट में एक्ट पास होकर बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि LIC अलग से एक्ट पास होकर बना था। आपका जो SBI बैंक है अलग से पार्लियामेंट में एक्ट पास होकर बना था। आपका जो ICAI है अलग से पार्लियामेंट में एक्ट पास होकर बना था, है ना? तो ये सब कॉरपोरेशंस कहलाते हैं, इन सबको भी ऑडिट करवानी ही पड़ेगा, है ना? आपने ध्यान दिया बेटा, ये सीक्वेंस में है ना? 1882, फिर 1912, फिर 1948, फिर 1949, फिर 1961 और फिर अदर कॉरपोरेशंस जो पार्लियामेंट में एक्ट पास होकर बनाए गए, है ना? एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बताओ वो कौन कौन से लॉ हैं जो कहते हैं कि आपको कंपल्सरीली ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। तो एक्ट के नाम आपको लिखना है, एक नंबर भी कोई काट नहीं सकता, क्योंकि कुछ लैंग्वेज चाहिए नहीं ना। जो पूछा डायरेक्ट आंसर है, समझ रहे हो बात को, है ना? अच्छा, इतना जरूर लिखना पड़ेगा, ट्रस्ट एज पर ट्रस्ट एक्ट 1882, कोऑपरेटिव सोसाइटी एज पर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, या इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज एज पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, है ना? ओके, इतना क्लियर है? ओके, तो बताओ कितने टाइप के ऑडिट होते हैं टोटल? 2 टाइप की। कौन कौन से? वॉलंटरी और स्टैट्यूटरी। कौन सा रिक्वायर्ड बाय लॉ है? स्टैट्यूटरी। वॉलंटरी में क्या होगा? लॉ ने नहीं कहा, फिर भी हमको लगता है कि हमको ऑडिट करवाना है, हमने ऑडिट करवाया है, तो हो जाएगा वॉलंटरी ऑडिट। ओके, एक बार कोई सारे 6 नाम कर, मतलब बोलकर बताएगा। कौन बोलकर बताएगा? हाथ उठाओ। आप बोल दो मैडम, बैठे बैठे बता दो। हाँ, सुनो, नाम सुनना। हाँ, फर्स्ट ट्रस्ट एक्ट 1882। बैंकिंग नहीं, मुझे सीक्वेंस में चाहिए, आप बताएंगे। हाँ, ट्रस्ट एक्ट 1882। दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, आप बीच में नहीं बोलोगे। हाँ, थर्ड गलत, आप ट्राई करना चाहेंगे। ट्रस्ट एक्ट 1882, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इनकम टैक्स एक्ट 1961 और कॉर्पोरेशन सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ओके, बढ़े आगे। अच्छा, एक और बात है, जो मैं पढ़ाऊंगा ना, जैसे मैंने आज जो पढ़ाया आपको बिंदास याद रहेगा, कल जो पढ़ाऊंगा वो भी याद रहेगा, परसों पढ़ाऊंगा वो भी याद रहेगा। पता है प्रॉब्लम क्या होती है? आप खुद से पढ़ना बंद कर देते हो, फिर क्या होता है, जब 20 दिन हो जाते हैं ना, फिर आप सिलेबस संभलता ही नहीं है। तो ऑडिट को संभालने का तरीका क्या है? आज जो पढ़ा है वो आज याद होना चाहिए, कल जो पढ़ाऊंगा तो कल का भी याद होना चाहिए, आज का भी याद होना चाहिए। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो काम हो गया। अभी तुमको ऐसा लगेगा कि इसमें है ही क्या, ठीक है, तो आराम से हो जाएगा। पर आप देखना, जब सिलेबस जैसे जैसे बढ़ेगा ना, आप संभाल ही नहीं पाओगे। जबकि आप लिख कर ले लो, मैं हर दिन 5 पेज से ज्यादा लिखूंगा ही नहीं, तो 5 पेज भी याद करने में आपको दिक्कत होगी जब आप डेली नहीं पढ़ोगे तो, है ना? तो ध्यान रखना थोड़ा सा। तीसरा हेडिंग लिखो, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। क्या सर ये एग्जाम में पूछा गया कभी? कम से कम 10 बार पूछा गया होगा। अब किस्मत आपकी कब आपके अटेम्प्ट में पूछा जाए, है ना? एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। हाँ भाई, अरे
कौन बता रहा है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट? मन से ही बता सकते हो ये तो। हाथ उठाओ। चलो आयु से, हाँ बताओ, बोलो, समझाओ। समझा नहीं पाओगे, कोई बात नहीं। कोई और? चलो कोई बात नहीं, अपन लिखते हैं और समझते जाते हैं ना। फर्स्ट एडवांटेज क्या है? इट एक्ट एज मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज। क्या मतलब हुआ इसका? एम्प्लॉइज के ऊपर मोरल चेक लग जाता है। इसका मतलब एम्प्लॉइज को डर बना रहता है कि यदि हम फ्रॉड करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। अच्छा, उन्हें पता है कि ऑडिट तो होना ही है तो पकड़े जाएंगे। अच्छा, उन्हें अगर पता होता कि ऑडिट तो होनी नहीं है तो क्या उन्हें कोई डर होता? नहीं, करो फ्रॉड, कौन रोक रहा है। लेकिन उन्हें पता है ऑडिट तो हर साल होनी है, तो अगर अपन फ्रॉड करेंगे तो कहीं ना कहीं डर है कि यार हो सकता है हम पकड़े जाएं। तो मोरल चेक लग जाता है कि यार नहीं यार, फ्रॉड नहीं करना, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे और फिर हमको पनिशमेंट मिलेगा, है ना। ओके। सेकेंड, इट सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन्स। कौन से पर्सन्स? दोज who are not associated with the management of entity। इसका मतलब ये हुआ कि ये उन लोगों के हित की रक्षा करता है। किन लोगों के हित की रक्षा करता है? जो लोग एंटिटी के मैनेजमेंट से नहीं जुड़े हैं। बताओ आप किसका एग्जाम्पल देना चाहोगे यहां? शेयर होल्डर्स। क्या शेयर होल्डर्स का मैनेजमेंट में कोई कनेक्शन होता है? नो। शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट से नहीं जुड़े होते हैं, वो तो अपने घर पे बैठे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनका पैसा लेकर भाग जाएं या फ्रॉड करें या कुछ भी गड़बड़ करें। तो अगर ऑडिट होगा तो ऑडिटर क्या बता देगा शेयर होल्डर को? नहीं नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है, आपके पैसे का मिसयूज नहीं हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। ठीक है। थर्ड, it helps in settling the trade disputes। ठीक है, जैसे कि बोनस बेस्ड ऑन प्रॉफिट। एंटिटी ने बोला कि हम एम्प्लॉइज से बोला है, एंटिटी एम्प्लॉइज से कह रही है कि हम आपको तभी बोनस देंगे जब हमें प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो हम आपको बोनस नहीं देंगे। अभी एंटिटी को प्रॉफिट हुआ है लेकिन एंटिटी झूठ बोल रही है, बोले प्रॉफिट हुआ ही नहीं, हम तुमको बोनस देंगे ही नहीं। तो एम्प्लॉय क्या कहेंगे? बोले हम आपकी बात मान लेंगे, आप एक काम करो, ऑडिट करवा के ले आओ, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर प्रॉफिट 0 लिखा होगा या माइनस में लिखा होगा तो हम मान लेंगे। नहीं तो क्या होगा? झगड़ा होता रहेगा। एंटिटी वाले कहेंगे प्रॉफिट नहीं हुआ है, एम्प्लॉइज कहेंगे प्रॉफिट हुआ है, तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। तो ये जो झगड़ा चल रहा है ये सेटल करना है तो उसका तरीका क्या है? ऑडिट करवा लो, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो लिखा होगा वो दोनों जन मान लेंगे। जैसे मैं कह रहा हूं मैं सही हूं, तुम कह रहे हो तुम सही हो, तो एक काम करो थर्ड पर्सन को बुला के पूछ लो कौन सही है, झगड़े का मैटर ही खत्म हो जाएगा, है ना। ऐसे ही यहां पर होता है। तो ट्रेड डिस्प्यूट कभी अगर होता है तो उसको सॉल्व करने में इजी आसानी हो जाता है ऑडिट करवाने से, है ना। ओके। फोर्थ पॉइंट क्या है? इट हेल्प्स इन सेटलिंग द बैंक लोन्स और इन नेगोशिएटिंग परचेज कंसिडरेशन। ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? आप बैंक में लोन लेने जाते हो, ठीक है, क्या बैंक वाले आपको डायरेक्ट लोन दे देंगे? आप बोलोगे लोन चाहिए है, वो कहेंगे ठीक है ले लो, हम तो बैठे इसलिए। वो बैठे तो इसलिए है, पर वो हमसे कुछ तो मांगेंगे। वो क्या मांगेंगे? बैंक आपको लोन देने से पहले क्या पूछना चाहेगी, बताइए आप।
आप लोन चुकाने में कैपेबल हो या नहीं हो, यही जानना चाहेंगे। कैसे जानेंगे वो? ये उनको जानना है कि आप लोन चुकाने में कैपेबल हो या नहीं हो। कैसे जानेंगे वो? कि आप कमाते कितना हो हर साल, है ना। जैसे मान लो मुझे लोन चाहिए, मुझसे क्या पूछेंगे, बताओ सर आप हर साल कितना कमाते हो। मैंने बोला मैं हर साल 2 लाख रुपए कमाता हूं, तो वो 2 लाख के हिसाब से हमको लोन देंगे। मैं कहूंगा मैं 20 लाख कमाता हूं, तो उस हिसाब से लोन देंगे। बोलो यारो, तो अर्निंग कैपेसिटी के आधार पर लोन दिया जाता है। तो अब मुझे पता है कि अच्छा ये हमारा अर्निंग कैपेसिटी चेक करेंगे, उसके हिसाब से लोन देंगे ना। तो मैं अपना अर्निंग कैपेसिटी झूठा मूठा बता दूंगा, मैं बोलूंगा मैं 50 लाख रुपए हर साल कमाता हूं, तो वो मान लेंगे क्या? वो क्या कहेंगे, एक काम कराओ, आप अपने बिजनेस का ऑडिट करवा के लाओ। उस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर लिखा होगा कि सच में आप 50 लाख कमाते हो तो हम मान लेंगे। समझ रहे हो? तो अगर बैंक से लोन भी चाहिए ना, तो वो कौन से पेपर्स पर रिलाई करेंगे? उन पेपर्स पर जिनका ऑडिट हुआ है, उन डॉक्यूमेंट्स का, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिनका ऑडिट हुआ है। तो बैंक में लोन लेने में भी हेल्प मिल जाता है। ठीक बात है। एक और कुछ लिखा है मैंने, और इन नेगोशिएटिंग परचेज कंसिडरेशन। क्या मतलब हुआ? मुझे अपना बिजनेस सेल करना है, तो मुझे अपना बिजनेस सेल करना है, मैं चाहता हूं महंगे से महंगे दामों में अपने बिजनेस को बेच दूं। बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं अपना बिजनेस आपको बेचने वाला हूं, मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो बिजनेस की असेट बहुत सारी है, लायबिलिटीज बहुत कम है, प्रॉफिट हर साल बहुत सारा होता है, रेवेन्यू बहुत सारा होता है, एक्सपेंसेस बहुत कम है। ये सब मैं तुम्हें झूठा झूठा दिखाऊंगा, तुम्हें डाउट होगा, तुम क्या कहोगे? हम नहीं मानेंगे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप तो इनका ऑडिट करवा के लाओ, उसके हिसाब से जो परचेज कंसिडरेशन निकलेगा हम तो उस पर रिलाई करेंगे। आप अमालगमेशन वगैरह पढ़ते हो, मर्जर एक्विजिशन जो भी पढ़ते हो, उसमें आप पीसी निकालते होगे। वो पीसी कहां से निकालते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखे हुए डेटा से निकालते हो। वो डेटा गलत होगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो वो सही डेटा कब मानेंगे? जब ऑडिट हुआ होगा। ठीक बात है। ओके, और आगे बढ़ते हैं। और कोई एडवांटेज आप बताएंगे? इट हेल्प्स इन सेटलिंग द अकाउंट्स। पूरा लिख देता हूं। कब? एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट कहो या डेथ कहो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो जाएगा ये, है ना। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? अच्छा, आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर जैसा कोई टॉपिक सुना है कभी? जब पार्टनर का एडमिशन होता है तो उससे गुडविल मांगते हैं गुडविल। गुडविल का कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन में कुछ फिगर्स यूज होते हैं। वो फिगर्स कहां से आते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो अगर मेरी फर्म में मैं आपको पार्टनर बनाने वाला हूं तो मैं क्या दिखाऊंगा? तुमसे ज्यादा से ज्यादा गुडविल वसूल लूं, जबकि है ही नहीं उतनी, तो झूठी मूठी गुडविल निकालूंगा। तुम मान जाओगे क्या? नहीं। तुम क्या कहोगे? उन अमाउंट से, उन फिगर से गुडविल निकालो जो फिगर्स कहां से उठाए गए हों, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उठाए गए हो। तुम मन से तो कुछ तो भी ले लोगे ना, तो तुम्हारे हिसाब से तो गुडविल का कैलकुलेशन हर बार ज्यादा हो जाएगा। बोले हम वो वाला गुडविल मानेंगे नहीं जो तुमने मन से निकाला होगा। उन फिगर से गुडविल निकालो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उठाए गए। कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। ऐसे अगर कोई पार्टनर का डेथ हो गया, अब उसके जो भी लीगल हेयर्स हैं उनको अपन को अमाउंट्स पे करना है। तो जो जैसे मान लो 4 पार्टनर है, एक पार्टनर की डेथ हो गई, अब उसके जो भी लीगल हेयर्स होंगे उनको अपन को पेमेंट करना है, तो अपन तो कम से कम देना चाहेंगे ना। तो वो जो भी होगा उसका स्पाउस, वो क्या कहेगा कि यार हमको क्या अमाउंट मिलना चाहिए, डिसाइड कैसे होगा? आप पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करवाओ, उसके हिसाब से जो हमारा हिस्सा बनेगा हम बोलेंगे, मन से मत बताओ। समझ रहे हो? तो थर्ड पर्सन अगर बोल देगा कि ये वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है तो रिलायंस बढ़ जाता है कहीं ना कहीं, है ना। ओके, तो देखो तीनों में कॉमन क्या है बेटा? इट हेल्प्स इन सेटलिंग द बैंक लोन्स, इट हेल्प्स इन सेटलिंग द ट्रेड डिस्प्यूट, इट हेल्प्स इन सेटलिंग द अकाउंट्स। ठीक है, सबको आता है। आपको पता है एडवांटेज ऑफ ऑडिट जब भी एग्जाम में आएगा हर बच्चा लिखेगा। कोई ऐसा नहीं होगा एग्जाम में जिसने कभी ऑडिट नहीं पढ़ा होगा बेटा, वो भी लिख कर आएगा। पर नंबर तब मिलेंगे जब तुम ये लिखो, क्योंकि आपकी किताबों में तो यही लिखा है। अब मन से कुछ तो भी लिखोगे तो हो सकता है वो नंबर ना दे, है ना। आईसीआई को आप अच्छी तरह से जानते हो। और कोई एडवांटेज आप बताना चाहेंगे? इट हेल्प्स
इन डिटेक्टिंग व्हाट वेस्टेजेस एंड लॉसेस। वो हो सकता है फ्रॉड की वजह से हो, एरर की वजह से हो, या किसी और वजह से। ठीक है, तो वेस्टेजेस या लॉसेस वगैरह होते तो वो भी ऑडिटर बता देता है। बोले इस बार फ्रॉड हुआ है, 10 लाख की चोरी हुई, बता देगा वो आपको, है ना। या फिर ऐसा होता है ना कि सपोज स्क्रैप, समझ तो स्क्रैप, तो ऑडिटर ऐसे चेक करता है, बोले यार पिछली बार इस कंपनी का जो प्रोडक्शन था वो 10 लाख था और उसमें स्क्रैप कितना निकला था, 1 लाख। इस बार प्रोडक्शन कितना हुआ है, 20 लाख, तो स्क्रैप कितना निकलना चाहिए, 2 लाख। एंटिटी वाले, मतलब एंटिटी का मैनेजमेंट कह रहा है कि 6 लाख का स्क्रैप निकला है। बताओ वो क्या करना चाह रहा है। वो 6 लाख का स्क्रैप दिखा रहा है, मतलब वो पता है क्या करेगा। 6 लाख का स्क्रैप मतलब अच्छी यूनिट्स को भी खराब दिखा रहा है, समझ रहे हो। तो अच्छी यूनिट को बेचेगा तो सही रेट पर, और वो जो एक्स्ट्रा वाला पैसा को वो खुद रख लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल उसने रिमोट बनाया, ठीक है, अगर ये अच्छा है, अगर ये पूरी तरह से सही है तो ये 100 का बिकेगा। अगर इसको स्क्रैप दिखाओगे तो 10 का बिकेगा। तो मैंने क्या करा, इसको स्क्रैप दिखा दिया। तो मैंने अब मुझे केवल 10 रुपये तो दिखाना है। ऐसे तो 100 रुपये मुझे मिले होंगे, पर मैं कहूंगा नहीं नहीं, तो स्क्रैप हो गया था, तो शेयर होल्डर्स को केवल कितना दिखाया जाएगा, 10 रुपये। तो अगर कुछ ऐसा वेस्टेजेस होता है तो वो भी ऑडिटर बता देता है ना। ओके, या कभी कुछ फ्रॉड वगैरह होता है, उससे कुछ लॉस होता है तो वो बता देता है ना। और कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं। इट हेल्प्स इन रिव्यूइंग द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। क्या मतलब हुआ, बताओ यारो। ऑडिटर जब ऑडिट करने जाता है ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर तो अपनी ओपिनियन देता ही है, पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने से पहले वो बताए क्या करता है, वो वहां के कंट्रोल्स चेक करता है कि कंट्रोल्स बराबर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अगर बराबर काम नहीं कर रहे होंगे तो ये बात भी वो रिपोर्ट में लिख देगा। तो क्या पता चल जाएगा शेयर होल्डर्स को, अरे यार हमारी कंपनी के कंट्रोल्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं। और जहां पर कंट्रोल्स प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, बताओ वहां क्या होगा। जैसे क्या होगा, वहां पर फ्रॉड होने की संभावनाएं ज्यादा है, एरर्स होने की संभावनाएं ज्यादा है। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो लॉस किसका होगा, शेयर होल्डर्स का। डायरेक्टर्स का क्या है यार, वो तो सैलरीड एम्प्लॉय, उनका जाना क्या है, उनको तो सैलरी मिल ही जाएगा ना। नुकसान उसका होगा जिसका पैसा लगा हुआ है। तो टोटल कितने एडवांटेज हो गए, 7। अभी देखो यार बेटा, एग्जाम में 4 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन अब आता नहीं है, तो अपन को बहुत लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। पर कोशिश यही करो कि वही लिखो जो किताबों में लिखा है। खूब समझो, खूब पढ़ो, पर कोशिश करो कि वही लिखो जो आईसीआई ने लिखा है। अब मन से कुछ तो भी लिखोगे, शायद वो कंसिडर ना करे। और ऑडिट में तो स्पेशली ऐसा होता है। कोई 7 एडवांटेज बोल सकता है? पहले अपन साथ में बोल लेते एक बार, है ना। सबसे पहला क्या था, इट एक्ट एज मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज। इट एक्ट एज मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज। सेकेंड, इट सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन्स। कौन से पर्सन्स, दोज हु आर नॉट एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। तीसरा, सेटल सेटल सेटल, अब तीनों सेटल से हैं। इट हेल्प्स इन सेटलिंग द ट्रेड डिस्प्यूट। इट हेल्प्स इन सेटलिंग द बैंक लोन। इट हेल्प्स इन सेटलिंग द अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। फिर 2 और क्या थे, वेस्टेज और लॉसेस को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है और कंट्रोल्स को रिव्यू करने में हेल्प करता है। मतलब कंट्रोल्स बराबर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, इस पर अपना रिव्यू वो देता है। रिव्यू करके बताता है कि कंट्रोल्स बराबर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। वापस बोलो एक बार, इट एक्ट एज मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज। सेकेंड, इट सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन्स। कौन से पर्सन्स, दोज हु आर नॉट एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। थर्ड, it helps in settling the trade dispute. It helps in settling the bank loan. It helps in settling the accounts at the time of admission or retirement of partner. फिर डिटेक्शन ऑफ वेस्टेजेस और लॉसेस में हेल्प करता है और रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स में हेल्प करता है। ओके, ऑडिट की डेफिनेशन क्या थी, इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, चाहे वो प्रॉफिट वाली हो या ना हो, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑडिट। टाइप्स ऑफ ऑडिट कितने थे,
दो। कौन कौन से? वॉलंटरी और स्टैट्यूटरी। वॉलंटरी मतलब ऑडिट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, और स्टैट्यूटरी मतलब ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ। बताओ वो कौन कौन से एक्ट हैं जो कहते हैं कि ऑडिट करवाना ही पड़ेगा? ट्रस्ट एक्ट 1882, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इनकम टैक्स एक्ट 1961 और कॉर्पोरेशन सेटअप एंड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ओके, चलो अगला हेडिंग। एक थोड़ा सा भारी क्वेश्चन। प्रिंसिपल aspect to be covered in an audit. ऑडिट में एग्जैक्टली करना क्या है? मतलब आप बोलते हो मैं ऑडिट कर रहा हूं, मैं ऑडिट कर रहा हूं, मैं ऑडिट कर रहा हूं, मतलब आप क्या कर रहे हो? ऑडिट कर रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो एग्जैक्टली, है ना? तो कौन कौन से प्रिंसिपल एस्पेक्ट हैं जो आप ऑडिट के दौरान करते हो, है ना? आप ऑडिट कर रहे हो मतलब आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, है ना? सो व्हाट आर दी प्रिंसिपल और बेसिक एस्पेक्ट टू बी कवर्ड इन एन ऑडिट? मोस्ट आईएमपी, है ना? बहुत बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ना? इनफैक्ट इंटर वालों के 4 एग्जाम हुए, उसमें भी चेक करना, एक बार जरूर पूछा गया, वो चेक कर लेना आप, ठीक है? आईपीसी वालों को तो कई बार पूछा है, पर इंटर वालों को तो एग्जाम ही 4 हुए हैं अभी। सो ऑडिट करना मतलब क्या करना? मैं बोल रहा हूं मैं ऑडिट कर रहा हूं, तो क्या करना क्या है एग्जैक्टली, है ना? सुनो, सबसे फर्स्ट आप साथ साथ लिखते जाना, है ना? एग्जामिनेशन ऑफ accounting system and internal control system, ऐसा लिखूंगा तो चलेगा? ICS, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, है ना? सुना होगा आपने, ये सब बहुत सुना होगा। फिर एग्जामिनेशन ऑफ अदर systems and procedure and check that whether they are adequate and comprehensive एज पर द नेचर एंड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अपन और खींचे तो ऐसा लिख सकते हैं। अभी सुनना, है ना? इन 2 पॉइंट का मतलब समझ लो। जब भी आप ऑडिट करने जाते हो तो हकीकत में आप ऑडिट का मतलब क्या समझते हो? जैसे आप अभी आर्टिकलशिप में जाते होगे या जाओगे तो आपसे बोला गया कि ऑडिट करना है, तो आपके अंदर से फीलिंग क्या आता है? कुछ तो भी कागज ले आओ, उसको चेक करना है, ऐसा अंदर से फीलिंग आता है कि कुछ तो भी कागज होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनको हमें चेक करना है। यही ऑडिट का नॉर्मल मीनिंग हमें फील होता है ना? लेकिन बेटा हकीकत में क्या होता है? हकीकत में ये होता है कि आपको किताबें चेक करने से पहले वहां के सिस्टम और कंट्रोल्स चेक करने हैं। मतलब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होते हो, जैसे मान लो अपन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में एंटर होते हैं, तो आपको डायरेक्टली किताबों पर कूदने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट सबसे पहले क्या करना है? आपको वहां की कंट्रोल्स चेक करना है। वहां पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, वहां का अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, कौन एंट्री पास करने के लिए या एंट्री करने के लिए, जर्नल लेजर्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा तो नहीं होता कि कोई भी आता है जिसकी मर्जी आए वो एंट्री करके चला जाता है। ऐसा तो नहीं, तो कोई भी आए बुक्स अकाउंट में चेंज कर दिया, ऐसा तो नहीं हो रहा है। कोई भी कैश काउंटर पर खड़ा है, वही पैसा, जैसे समझना, नॉर्मली कैशियर एक होता है, ठीक है? तो जो कैशियर है वही पैसा लेकर और रिसीट देना चाहिए। अब यहां पर क्या हो रहा है? जो खड़ा है वही रसीद काट देता है। तो गलत है ना यार? ऐसे तो कोई भी रसीद, मैं आऊंगा, मैं कस्टमर हूं, मैं ही रसीद काट के मैं ही ले जाऊंगा,
ऐसा थोड़ी होगा यार, है ना। तो समझने की कोशिश करो। हम किताबें चेक करने से पहले वहां का अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करेंगे। दूसरी बात, हम वहां के अदर सिस्टम और प्रोसीजर चेक करेंगे कि वो एडिक्वेट और कॉम्प्रिहेंसिव है या नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? देखो बेटा, हर काम को करने का एक तरीका होता है। तरीका मतलब कैसे? जैसे आप सेल करते हो, अगर आप सेल करते हो, बड़े लेवल पर जब सेल होती है तो पहले आपको कोटेशंस मांगने चाहिए, या ऐसा कुछ करना चाहिए कि आप टेंडर बुलाओ, कोटेशन, कुछ तो ऐसा करो कि जिससे ज्यादा से ज्यादा दाम आपको मिल सके। या आप परचेज करते हो तो आप क्या करते हो, उसका भी एक सिस्टम होता है। पहले किससे पूछेंगे, फिर किससे पूछेंगे, किस रेट पर खरीदना है, उसमें भी टेंडर बुलाते हैं, सब करते हैं। बहुत सारी चीजें फॉलो होने के बाद ही वो फाइनल काम होता है। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर अपन ऐसा चेक कर ले, जैसे समझ रहा हूं, लिख के बता देता हूं, मैं समझ रहा हूं। जैसे मान लो ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, है ना। ये क्या करता है, कोई बताएगा? प्रोडक्शन करता है। इसको जरूरत पड़ती होगी रॉ मटेरियल की, तो ये किसको बोलता है? स्टोर डिपार्टमेंट को। स्टोर डिपार्टमेंट से क्या बोलेगा? क्यों, रॉ मटेरियल रखा है क्या? रखा हो तो दे दो। वो कहेंगे नहीं बचा, तो स्टोर डिपार्टमेंट क्या करेगा? बोलो। परचेज डिपार्टमेंट से क्या कहेगा? अरे यार माल खत्म हो गया है और खरीद दो। परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा? कोटेशंस मंगाएगा। फिर उसमें से क्या करेंगे, इतने सारे ABCD बहुत सारे कोटेशन आए, उनमें से किसी एक को चुनेंगे। फिर देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सस्ता है इसलिए केवल खरीदा है, अच्छा भी होना चाहिए। फिर चलो ये भी फाइनल हो गया। फिर माल आएगा, ऑर्डर देंगे, फिर वो माल आएगा, फिर उसको चेकिंग होगा। फिर चेकिंग होने के बाद जहां पर एंट्री होगा तो उसका काउंटिंग होगा, उसकी क्वालिटी इंस्पेक्शन होगा, फिर उसको फाइनली रखा जाएगा, फिर उसको स्टोर डिपार्टमेंट को दिया जाएगा, फिर उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। सोचो बेटा, एक शब्द बोला मैंने परचेस, उसकी 10 स्टेप होते हैं। तो मतलब सोचो हर काम को करने के कितनी प्रोसीजर और सिस्टम होते हैं। हमें चेक करना है वो सब सिस्टम प्रोसीजर यहां पर बराबर है कि नहीं है। तो समझने की कोशिश करो बेटा, अपन को क्या करना है, किताबें डायरेक्टली चेक नहीं करना है, आपको बाकी सारी चीजें पहले चेक करनी है। अगर बाकी सारी चीजें सही होंगी तो कहीं ना कहीं अंदर से फीलिंग क्या आएगा, मतलब किताबें भी सही होंगी। अब मान लो आप कहीं जाते हो, आपने देखा कि यार यहाँ का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो बहुत ही घटिया है, तो आपको कैसा लगेगा अंदर से, मतलब पक्का यहाँ की किताबों में फ्रॉड हुए होंगे, पक्का यहाँ पर एरर्स हुई होंगी, ऐसा अंदर से फीलिंग आता है। तो वो फीलिंग लाने के लिए पहले आपको कुछ चेक करना पड़ेगा। ठीक बात है, ओके। ये लिख लिया था आपने। थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। अगला है चेकिंग दी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ व्हाट? किताबें, बुक्स ऑफ अकाउंट। अब फाइनली आपको बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना है, डायरेक्ट कभी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करने नहीं जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। दूसरा अदर सिस्टम और प्रोसीजर। तीसरा बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करो, उसमें क्या चेक करना है, कुछ अमाउंट वाउंट गलत तो नहीं लिखा। जैसे कि बिल में 10,000 लिखा है, एंट्री 15,000 का हो रहा है ना, या बिल में 6,000 लिखा है, एंट्री 60,000 का चल रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। अच्छा, अभी और क्या करना है इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट में? एग्जामिन दी ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। कोई बताएगा इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बेटा जो भी ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड करे हैं वो ऑथेंटिकेटेड और वैलिड है कि नहीं, मतलब आपने मन से एंट्री पास तो नहीं कर दी। आप ऐसा भी तो कर सकते, डमी भर करके नाम लिख दो और बोल दो हमने सबको 9,000 रुपए पेमेंट करा है, वो भी कैश में। हो सकता है ऐसा? आपने पढ़ा इनकम टैक्स एक्ट में भी कि अपन 10,000 से ज्यादा कैश में पेमेंट नहीं कर सकते, पर 9,000 तो कर सकते हैं ना। तो 9,000 के हम 50 वर्कर दिखा देंगे, 50 वर्कर इंटू 9,000 कितना हुआ? 4,50,000 पर मंथ। बोले 4,50,000 तो हमारा सैलरी जाता है। अब कौन क्या बोल रहा है बताओ? और कैश में जाता है। रही बात साइन की, मन से कर देंगे, किसी का भी नाम लिख दो उल्टे पुल्टे अक्षर में, क्या फर्क पड़ता है। तो हमें चेक करना है कि जो भी आपने रिकॉर्ड करा है, जो भी ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड करे हैं वो ऑथेंटिकेटेड है, मतलब जेन्युइन है, वैलिड है, सच में भी वो ट्रांजैक्शन हुए। ठीक है, हम उनका बिल मांगेंगे, उनके सिग्नेचर चेक करेंगे, जिसका सिग्नेचर है उसको फोन लगाकर पूछ सकते क्यों तुम सच में यहां जॉब करते हो क्या, ऐसा कुछ कर सकते हैं। ओके, फिर है चेक वेदर प्रॉपर distinction is made between
कैपिटल